हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है स्वास्थ्य बीमा यानी कि मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस। आजकल इंश्योरेंस यानी कि बीमा कंपनियां मशरूम की तरह मार्केट में छाई हुई हैं। जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं ये सोचते हैं कि वक्त पड़ने पर क्लेम कर सकेंगे। जिस वक्त हम इंश्योरेंस लेते हैं तब बीमा कंपनियां बहुत सारा वादा करती हैं कि इसमें बहुत कुछ कवर्ड होगा, लेकिन जब क्लेम करने की बारी आती है तो पता चलता है कि वो चीज़ें तो इसमें कवर्ड ही नहीं थी जो हमें चाहिए थी। जब हम महसूस करते हैं ठगा सा। इसलिए क्या है ज़रूरी जब भी आप कोई बीमा लें, किन बातों का ध्यान रखें, या फिर जब बीमा कंपनी क्लेम करते वक्त आपको ठगा सा महसूस करवाए तो आप क्या कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक बार फिर से हैं विवेक नासा जी। वेलकम सर। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मेडिक्लेम पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जीवन बीमा को छोड़कर किसी भी बीमा को सामान्य बीमा कहते हैं। जीवन बीमा के विपरीत सामान्य बीमा आकस्मिक घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और ये व्यक्ति के लिए एक विकल्प है जो एक जोखिम मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। लगभग वो सब कुछ जिसका जीवन में वित्तीय मूल्य होता है, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजें जिसके खोने, चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, को एक सामान्य बीमा नीति द्वारा कवर किया जाता है। मेडिक्लेम। आज स्वास्थ्य संबंधी उपचार काफी महंगा है। लोग अपनी वास्तविक बीमारी से उतने दबाव में नहीं आते जितना कि मेडिकल बिल को देखकर आते हैं। ऐसी चिंताओं से बचने का सबसे अच्छा उपाय है मेडिक्लेम पॉलिसी लेना। मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी न केवल अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हुए खर्चे को, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले और उसके बाद के खर्चे को भी कवर करती है। इसमें चिकित्सा जाँच और दवाइयाँ खरीदने पर खर्च हुआ धन भी शामिल हो सकता है। आजकल मेडिक्लेम बीमा कंपनियां अपने उपभोक्ताओं के लिए कई नई योजनाएं पेश करती हैं। इसमें लेटेस्ट है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। इस प्लान में बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की दशा में अपने अस्पताल के बिलों का भुगतान नहीं करना होता। बीमा कंपनी सीधे ही बिलों का निपटारा कर देती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें शामिल हैं, जैसे अस्पताल का बीमा कंपनी से टाई अप होना चाहिए और दस्तावेज सही क्रम में होने चाहिए। तो अगर इंश्योरेंस से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वकील साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम में क्या क्या आता है? जी, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है ऐसा इंश्योरेंस जो कि आपने अपनी हेल्थ के लिए लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस देने वाली कंपनी के बीच में और इंश्योरेंस लेने वाले के बीच में। अब जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, हेल्थ इंश्योरेंस उन चीज़ों के लिए है, आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे कि अगर आप कभी बीमार हो गए, आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा, हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटलाइजेशन का सारा जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। ये 2 तरीके का हो सकता है, कैशलेस भी हो सकता है, कैश के साथ भी हो सकता है। उसके कैशलेस में ये है कि अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स में भर्ती होते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो कैशलेस में यूजुअली इंश्योरेंस कंपनी ही पैसा दे देती है, आपके बिल्स चुका देती है। और जहाँ अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स में नहीं है, जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती हुए हैं, उसमें आपको क्लेम करना पड़ता है। तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस है आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो खर्चा है आपने इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे डाल दिया। इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे आपके मेडिकल बिल्स का खर्चा उठाएगी, प्रोवाइडेड और टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं इसके अंदर। वो आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे भी है। जी। पर विवेक सर, ये देखा गया है कि अब प्राइवेट कंपनीज भी बहुत आ गई हैं। पहले जी। एलआईसी का ही बीमा हुआ करते थे, लोग करवा लेते थे, हम्म। लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज भी आ गई। क्या इनके नॉर्म्स अलग होते हैं? क्या फ़र्क होता है दोनों में और कौन सा करवाना चाहिए? जी, जहाँ तक बात है, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो हेल्थ इंश्योरेंस में पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ थी, जैसे कि यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो लाइफ इंश्योरेंस ही करती है। आजकल ये ठीक बात है कि आजकल काफ़ी प्राइवेट कंपनियाँ भी आ गई हैं। अब जहाँ तक नॉर्म्स की बात है, हर कंपनी, चाहे प्राइवेट हो या नेशनलाइज कंपनी है, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके आती हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आईआरडीए के से रेगुलेट होती हैं, सारे रेगुलेटेड हैं। आईआरडीए रेगुलेटर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, विच इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक संविधानिक संस्था है जो कि रेगुलेट करती है सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को। जहाँ अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट और नेशनलाइज कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में,
तो हर एक के अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं, हर एक की अलग-अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। प्राइवेट कंपनीज़ हाँ, एक अच्छे ऐसे प्रोडक्ट लेके आती हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, पर कई बार जब आप क्लेम लेने जाएँ तो क्लेम मिलता नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बस सजेशन यही है कि कोई भी आप प्रोडक्ट लें, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, मेडिक्लेम लें, उसके आप टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़ें, चाहे नेशनलाइज़्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नेशनलाइज़्ड इंश्योरेंस कंपनी से लें या प्राइवेट कंपनी से लें, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। हुँ, और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही आपको पॉलिसी की कवरेज दी जाती है, क्लेम दिया जाता है। तो जो सब कुछ पॉलिसी वर्डिंग्स आप ज़रूर पढ़ें जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें। पॉलिसी वर्डिंग्स पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं आउट ऑफ पॉलिसी वर्डिंग्स, बट हाँ, पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ें, उसके हिसाब से ही लें। नेशनलाइज़ के भी अच्छे हो सकते हैं प्लान, प्राइवेट के भी अच्छे हो सकते हैं। जी। चलिए एक कॉलर है रुड़की से हमारे साथ जुड़ गए हैं एससी शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, पूछिए आपका क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये था, मैंने पीएनबी में मेरा अकाउंट है, जी, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो उनके यहाँ से एक ओरिएंटल इंश्योरेंस का उनका टाई अप रहा होगा। जी। तो वहां पे उन्होंने 1765 रुपए पर लाख का प्रीमियम जो है मेरे को दिया हुआ है। जी, 1765 लाख रुपया उसका प्रीमियम है। 5 लाख का प्रीमियम मैंने डिपॉजिट किया, लास्ट ईयर भी जमा किया, इस साल भी जमा किया। जी, तो लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने जो है करीब 1 महीने के बाद उनको इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि आप जो है इसके लिए एंटाइटल नहीं है, जी। क्योंकि उसमें 1 हफ्ते का टाइम उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते का टाइम जो है हमारे यहाँ जो है वो इंटीमेशन का है, आपने नहीं दी तो इसलिए आपको ये क्लेम नहीं मिल सकता। तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है कि अगर मान लें मेडिकल में 1 महीना कोई मेडिकल रहेगा, 2 साल मेडिकल रहेगा और वो इस स्थिति में मतलब ना हो तो उनको टाइमली इंटीमेट कर सके, जी, तो हाउ इट इज पॉसिबल? जी, जी। मतलब टाइमली इन्फॉर्म ना करें तो क्या लैप्स हो जाती है पॉलिसी या क्या है मेडिक्लेम जी, का? जैसे कि मैंने कहा, इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। ये ठीक है, पीएनबी का कोई टाई अप रहा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ और उन्होंने आपके अकाउंट से प्रीमियम काट लिया। पर पीएनबी का भी ये दायित्व था कि आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दें, इंश्योरेंस कंपनी ने जो उन्हें दी होंगी, और आपकी भी ये ड्यूटी थी कि आपने जब इंश्योरेंस लिया तो आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें। अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये मैंडेटरी है कि इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट या विद इन अ वीक आपको इंटीमेशन देनी है इंश्योरेंस कंपनी को विद रिस्पेक्ट टू कि जो भी आपको अगर कोई चोट लगी है और जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, तभी क्लेम प्रोसेस करेंगे। क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मैंने जैसे कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट है और वो इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही एनफोर्स कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां बिल्कुल लोगों को धोखे में रखती हैं, लोगों की इग्नोरेंस होती है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों के कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ती, और इंश्योरेंस कंपनियां भी बताना ज़रूरी नहीं समझती। उनको भी बताना चाहिए, बट हाँ, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रही होंगी इंश्योरेंस पॉलिसी की, क्लेम तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है और आपको सही समय बताया नहीं गया, सही टर्म्स एंड कंडीशंस बताई नहीं गई, तो आप ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम भी है, हर इंश्योरेंस कंपनी का होता है। अदरवाइज ओम्बड्समैन स्कीम भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। फिर आपके पास कोर्ट कचहरी का भी सिस्टम बचता है, जिसमें कि आप कंज्यूमर फोरम के पास जा सकते हैं, वहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती, सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस होती है, खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं। तो प्रोसीजर काफ़ी हैं। आप एक बार पहले तो इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल यूनिट को अप्रोच करें, फिर नहीं बनता ओम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास। वकील साहब, लेकिन ये तो आपने तब बताया कि जब ये गलत ना हो, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस अगर बाय डिफॉल्ट नहीं पढ़े और कंपनी ने बताने की कोशिश करी, तब ये कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी आप पॉलिसी ले रहे हैं, जिससे आप पॉलिसी ले रहे हैं वही आपको धोखे में रखता है, क्लियर नहीं करता चीज़ें, या आपकी तरफ से गलती होगी कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि 2-3 पेज के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, मुझे लगता है कोई नहीं पढ़ता होगा उन्हें, तो आप ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं जो आपको पॉलिसी दे रहा है, तो उसमें गलती किसकी मानी जाएगी? जी, ये गलती हमारी है अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें। कोई भी पॉलिसी है, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ें। पहले प्रपोजल फॉर्म दिया जाता है कोई भी नई पॉलिसी लेने के लिए। प्रपोजल एडवाइजेबल यही है कि प्रपोजल फॉर्म खुद भरें। ऐसा देखा जाता है कि कंपनियां मिसगाइड नहीं करती, जो कंपनियों के एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, वो मिसगाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी पॉलिसी सेल करनी होती है। वो लोगों से जब इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने उन्हें गलत बता दिया कि हाँ, ये भी कवर्ड है, वो भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है, पर असलियत में ऐसा होता नहीं। ऐसे केस में 2 चीज़ें कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या ये चीज़ें कवर्ड हैं या नहीं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरा जो प्रपोजल फॉर्म है, आप उसको पढ़ सकते हैं, सारी की सारी उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। फिर आप अपने एजेंट से या ब्रोकर से कह सकते हैं कि मुझे पॉलिसी वर्डिंग्स दिखाओ। पॉलिसी वर्डिंग क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में बनेगा।
आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक बार पढ़ लें। कोई बहुत बड़ी उसमें लैंग्वेज होती नहीं। जो आपको नहीं समझ में आता आप ब्रोकर से पूछें, ब्रोकर का ये दायित्व है, ही इज़ ड्यूटी बाउंड कि वो आपको हर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन करेगा। आपने पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ी, आपको कुछ 2-3 क्लॉज़ हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको नहीं समझ में आई, आप एक्सप्लेनेशन माँगिए, उसके अगर वो आपको सही एक्सप्लेन करेगा, वो क्रेडिबिलिटी है, इंश्योरेंस एजेंट की भी क्रेडिबिलिटी है, ऐसे ही एजेंट या कंपनी के पास जाएँ जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो एडवाइसेबल यही है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मेजरली बिकॉज़ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो सब कुछ पॉलिसी के डॉक्यूमेंट की जो वर्डिंग्स हैं, उस पे ही डिपेंड करेगा। क्लेम उसी हिसाब से मिलेगा, कवरेज उसी हिसाब से मिलेगी। प्रीमियम आपने भर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कवरेज मिली ही नहीं, तो क्लेम नहीं मिलेगा। जी। चलिए, रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं गन्नौर से। रवि जी नमस्कार। जी मैडम। जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? मैडम ये पूछना था। हेलो। जी, रवि जी अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए सबसे पहले। मैडम सवाल ये था कि यहाँ गांव विलेज नाथ तहसील गन्नौर में ये बाल्मीकि बैंक के। रवि जी, हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं मिल रही, हम समझ ही नहीं पा रहे आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं और टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। मैडम ये पूछना था कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? वकील साहब, आपको समझ में आया जी, वो क्या मुझे कह रहा समझ है? नहीं आ रहा, एक बार फिर से रिपीट करें चलिए क्वेश्चन। रवि जी, आप प्रोग्राम के दौरान फिर से हमें कॉल मिला सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जब भी आप हमें कॉल करें अपने टीवी की वॉल्यूम बंद रखें ताकि हम आपको और आप हमें बेहतर सुन पाएं। जी, जो शर्मा जी रुड़की से हमारे साथ जुड़े थे, वो उनका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, वो फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी शर्मा जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। वकील साहब, आपने ओम्बड्समैन की बात करी कि आप इधर भी जा सकते हैं, वकील हायर करें या ना करें, आप क्लेम भी कर सकते हैं। ये ओम्बड्समैन कौन होते हैं? ओम्बड्समैन एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जैसे कि अलग-अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग स्कीम्स हैं, जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन भी है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी है। ओम्बड्समैन क्या हुआ, एक मीडिएटर हो गया, जिसके पास आप जा सकते हैं अगर ग्रीवियंस इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवियंस यूनिट ने आपकी ग्रीवियंस नहीं सुनी, 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर आपको कोई रिप्लाई नहीं किया, आपकी ग्रीवियंस नहीं सुनी, तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाइए, आपकी जो ग्रीवियंसेस हैं रिटर्न में दीजिए। वो इंश्योरेंस कंपनी को बुलाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि बीच का रास्ता निकालें। वो उनको भी कहेंगे कि हाँ, अगर उन इंश्योरेंस कंपनी की कहीं पे गलती है, इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट करेंगे कि वो आपकी क्लेम दें। अगर आपके एंड पे कुछ कमी रह गई है तो वो आपको भी एडवाइस करेंगे कि आप ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। ओम्बड्समैन एक्ट्स एज अ मीडिएटर, वो मीडिएटर की तरह काम करता है और एक अवार्ड पास करता है। वो अवार्ड इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर तो बाइंडिंग होता है, पर इंश्योरेंस के कस्टमर जो हम हैं, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, ये हमारे ऊपर होता है, हम उसको मानना चाहिए या ना मानना चाहिए। अगर हमें अवार्ड जो अवार्ड दिया है ओम्बड्समैन ने, वो हमें ठीक लगता है, तो हम उसे रिटर्न में एक्सेप्टेंस दे सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ, ये अवार्ड ठीक है। पर ओम्बड्समैन स्कीम के लिमिटेशन है कि ओम्बड्समैन अभी देश में सिर्फ 12 या 13 जगह सिटीज़ में ही बैठते हैं, जो मेजर सिटीज़ हैं। देश में काफ़ी छोटे-छोटे नगर हैं, शहर हैं, जहाँ पे उनके लिए ओम्बड्समैन तक पहुँचना दूर हो जाता है। जैसे बड़े शहर हैं, दिल्ली जैसे शहर हैं जहाँ मेट्रो हैं, यहाँ तो ओम्बड्समैन है। ग्रामीण इलाकों में ओम्बड्समैन नहीं होता। वहाँ रेज़ोल्यूशन की तरीका यही है कि कंज्यूमर फोरम में के पास जा सकते हैं। कुछ लोक अदालत होती हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो सिविल कोर्ट में भी आ सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। तरीके काफ़ी हैं एनफोर्स करने के लिए, बस देखिए क्या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जी। चलिए, तो आज कानूनी पहलू में हम जिक्र कर रहे हैं बीमा पॉलिसीज़ या मेडिक्लेम के बारे में। अगर इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें बेधड़क कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।